हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 20 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको नोट कर लीजिएगा या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेक्चर को आपको लास्ट तक सुनना है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो इससे आपका कंसंट्रेशन और आपका जो मेमोरी पावर है ये दोनों बढ़ेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8602319713। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका आंसर है फुटबॉलर। दोस्तों, सुरजीत सेन गुप्ता एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और उनका निधन जो हुआ है वो कोविड-19 के कारण हुआ है। ठीक है, उनकी उम्र अभी 71 वर्ष थी। दोस्तों, जब सुरजीत सेन गुप्ता फुटबॉल के मैदान में उतरते थे तो वो मिडफील्डर की भूमिका में उतरते थे। ठीक है, उन्होंने 3 क्लब के लिए खेला है। वो क्लब कौन कौन से हैं? मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग। इन तीनों क्लबों के लिए खेला है किसने? सुरजीत सेन गुप्ता ने। दोस्तों, इन तीनों क्लबों के नाम आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मोहन बागान क्या है, या ईस्ट बंगाल क्या है, या मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्या है। तो इसका जवाब होगा यह एक फुटबॉल क्लब है। ठीक है, तो इनको नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, 1970 में एशियन गेम्स में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था फुटबॉल में, तो उस टीम का हिस्सा कौन थे? सुरजीत सेन गुप्ता। 1970 के जो एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा इसका रो खन्ना ने। किसने लिखी है दोस्तों? रो खन्ना ने। तो रो खन्ना क्या है, कौन है दोस्तों रो खन्ना? चलिए इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर इस पुस्तक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रो खन्ना इंडो अमेरिकन है, यानी भारतीय अमेरिकी हैं, और अमेरिका की संसद में वो सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जो अमेरिका का सिलिकॉन वैली क्षेत्र है और कैलिफोर्निया जिला है, वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? रो खन्ना। ठीक है, चलिए इस पुस्तक में क्या कहा गया है, पुस्तक का नाम सबसे पहले जान लेते हैं, फिर इसके बारे में जानते हैं। पुस्तक क्या है दोस्तों? डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। तो दोस्तों, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसका प्रभाव अमेरिकियों के जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि अमेरिका के लोगों की जीवन शैली पर टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा है, इस पुस्तक में यह बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड पेंगोलिन दिवस या विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 19 फरवरी को। दोस्तों, हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है, और जो इस वर्ष यानी 2022 में वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया गया है, यह इसका 11वां संस्करण था। इसका उद्देश्य है पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, क्योंकि दोस्तों एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की जो संख्या है वो लगातार घट रही है। दोस्तों, पेंगोलिन की बात करें तो यह एक ऐसा जीव होता है, ऐसा मैमल है जो अपने आप को स्केल से ढक लेता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसके चारों तरफ एक कवच होता है जिससे ये पूरी तरह से ढका होता है। दोस्तों, यह क्या काम करता है, क्या खाता है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। यह चींटी खाने का काम करता है, या कीड़े मकोड़े खाने का काम करता है, और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी भी की जाती है। तो इससे बचाने के लिए है एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। और दोस्तों, पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ध्यान से सुनना है कौन कौन से दिवस हैं जो फरवरी में मनाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस।
4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 9 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इसके अलावा 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस या विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। एसबीआई इको वार्फ रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का प्रतिशत कितना होगा, यानी कितने प्रतिशत की दर से भारत की जीडीपी वृद्धि करेगी, किसके अनुसार? एसबीआई इको वार्फ रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका आंसर है 8.8% की दर से भारत की जो जीडीपी है वो 2021-22 में ग्रोथ करेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि ये इको वार्फ क्या है। तो इको वार्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट है। पहले इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि जो भारत की जीडीपी है 2021-22 में वो 9.3% से आगे बढ़ेगी, लेकिन अब इसने अपने अनुमान को कम कर लिया है और इसने अनुमान लगाया है कि जो भारत की जीडीपी है वो 8.8% की दर से आगे बढ़ेगी। दोस्तों यहाँ पर बात आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है, यानी वह कौन सा देश है जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है? तो उस देश का नाम है दोस्तों नेपाल, यानी नेपाल ने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। दोस्तों नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश है, यानी अभी तक भारत के यूपीआई सिस्टम को किसी भी देश ने नहीं अपनाया है, लेकिन नेपाल ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। इससे क्या होगा कि जो नेपाल की अर्थव्यवस्था है उसका डिजिटलाइजेशन होगा, यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनेगी नेपाल की। इसमें होता क्या है दोस्तों यूपीआई सिस्टम में कि पर्सन टू मर्चेंट लेन देन होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल के माध्यम से लेन देन कर लेते हैं, तो इसी प्रकार की व्यवस्था अब नेपाल में भी होने वाली है। और जो नेपाल है उसने भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाया है। दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है नेपाल की। तो नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाना है आपको। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है दोस्तों? काठमांडू है। इसके अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा चाइना से लगती है और इंडिया से लगती है। ठीक है दोस्तों, यानी चाइना और इंडिया से इस नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है, और भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा पर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड, और इसके अलावा सिक्किम भी नेपाल के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वो कौन है? उनका नाम है दोस्तों विद्या देवी भंडारी। कौन है दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें दोस्तों नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की, तो वर्तमान में कौन है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर? तो उनका नाम है शेर बहादुर देउवा। क्या नाम है दोस्तों? शेर बहादुर देउवा उनका नाम है। और ये थे नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक यानी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक यानी डायरेक्टर बने हैं चेतन घाटे। कौन बने हैं दोस्तों? चेतन घाटे। चेतन घाटे ने किसका स्थान लिया है? तो चेतन घाटे ने अजीत मिश्रा का स्थान लिया है, यानी अजीत मिश्रा की जगह अब चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान के डायरेक्टर बन गए हैं।
ठीक है। अगर हम चेतन घाटे की क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों चेतन घाटे ने 18 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI दिल्ली में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है आर्थिक विकास संस्थान की, तो इससे जुड़ी कुछ बातें डिस्कस करते हैं। दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान मैक्रो इकोनॉमिक्स, श्रम, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र और औद्योगिक संगठन जैसे विविध क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास पर शोध करता है। यानी दोस्तों जो आर्थिक विकास संस्थान है उसका काम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण, कृषि से जुड़े विषयों पर शोध करना। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट करिएगा। आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, बिहार सरकार किस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाएगी? यानी दोस्तों हाल ही में बिहार सरकार ने शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये कब मनाया जाएगा? तो हर साल 15 फरवरी को बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों ये शहीद दिवस क्यों मनाया जाएगा, चलिए इसके बारे में हम बात डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों 15 फरवरी 1932 को मुंगेर जिले के तारापुर शहर में झंडा फहराते समय पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियों में 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। तो इस घटना को याद करने के लिए ही बिहार की गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये बिहार के पड़ोसी राज्य हैं और बिहार की सीमा दोस्तों नेपाल से भी लगती है। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। जो बिहार है उसके उत्तर में है नेपाल। ठीक है, चलिए अब हम बिहार से रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं नीतीश कुमार। कौन है दोस्तों चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार हैं। गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। गवर्नर कौन है दोस्तों? फागू चौहान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की अगर हम काउंसिल या असेंबली की बात करें तो कितनी सीटें हैं, चलिए इसको और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम काउंसिल की बात करें तो काउंसिल की सीटें हैं 75, यानी विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 75। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं कितनी हैं? तो याद रखिएगा 243 हैं। कितनी हैं? 243। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16 है। तो इस प्रकार से सीटों का विभाजन है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीता है? तो इसका आंसर है चेल्सी ने। किसने जीता है दोस्तों? चेल्सी ने। दोस्तों फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड कप है और इसको किसने जीता है? चेल्सी ने। दोस्तों चेल्सी एक इंग्लिश क्लब है। ठीक है, तो इसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 का खिताब ब्राजील के क्लब पॉल मैराइज को हरा करके जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? तो फाइनल मुकाबला हुआ था अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है फीफा की, तो फीफा से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं, नोट करिएगा आप। दोस्तों फीफा जो है वो पूरे विश्व में जितनी भी फुटबॉल होती है उसका रेगुलेशन करता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर जरूर आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये फीफा का फुल फॉर्म होता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। यानी क्वेश्चन ऑफ द डे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है? बिहार के गवर्नर कौन है?
दूसरा क्वेश्चन है नेपाल की राष्ट्रपति कौन है। और तीसरा क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है। तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।